लाइफ स्पेस डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमित कुमार सिन्हा साहब स्क्रीन पे। अमित सर आए, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। Q4 का परफॉर्मेंस स्क्रीन पे रखिएगा डायरेक्टर साहब, वो एब्सोल्यूट नंबर्स आपकी स्क्रीन में, परसेंटेज में बात कर रहा हूं। प्री सेल्स वॉल्यूम 21% साल दर साल बढ़ा, पर प्री सेल्स वैल्यू 3% साल दर साल गिरी। अमित सर, पहले तो व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? ये क्या, जैसे हम एफएमसीजी में कहते हैं डाउन ट्रेडिंग, महंगा लेने जाना था, इस बार सोचा सस्ता ले लेते हैं, मूड माहौल खराब है, ये डाउन ट्रेडिंग टाइप है, ये प्राइसिंग प्रेशर है, या प्योरली जो मिक्स ऑफर में था इस बार डिफरेंट था? नहीं नहीं, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ये हमारे धंधे में, ऐसा आपको मालूम है, एक काफ़ी क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी लंपी होती है। तो वो जैसे ही अप्रूवल आते हैं वो हम लोग सेल करना शुरू करते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कांडीवली में, महिंद्रा विस्टा फेज़ 2। उसका अप्रूवल आया था एंड ऑफ फरवरी में। उसमें काफ़ी सेल्स हमें मार्च में मिली। तो जो सेल्स हमने एक्सपेक्ट की वो Q1 ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा दिखेगी आपको। तो वो टाइम लिमिट हो गया, 31 मार्च को हमें क्लोज करना पड़ा। बट अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा कम है, बट ईयर टू ईयर इसलिए आपको देखना चाहिए। और हम ईयर टू ईयर देखते हैं कि हमारी जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसे जा रही है। तो हमने जो 20% के ऊपर का 21% के बीच में जो ग्रोथ दिखाई है वो एनुअल बेसिस पे है। तो ओवरऑल ग्रोथ है, तो क्वार्टरली थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि लंपी बिजनेस है। हाँ, इसीलिए मैंने रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह की तो बात ही नहीं करी थी, मैंने शुरू ही प्री सेल्स वैल्यू और वॉल्यूम से करा था साल दर साल, वो आपकी स्क्रीन पे आंकड़े रख दिए। जी हाँ जी। एक कांदिवली की बात छेड़ी, तो कांदिवली जाओ तो बताते हैं लोग कि कभी ना कभी महिंद्रा की फैक्ट्री यहाँ से चली जाएगी, सारी जमीन महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलप करेगा। आपने आई एम श्योर सुना होगा, 10 लोगों ने पूछा होगा आपसे, ये तैयारी हो रही है कैसा कुछ? ऐसी, ये तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का डिसीजन है। हमें उन्होंने सेल तो किया था उसके उनके। आसपास तो आपने काफी कुछ काम शुरू कर दिया है। हाँ, जो जो हमारा जो कांडीवली का जो पहला प्रोजेक्ट हाँ, जो विस्ता है, वो हाँ, जमीन हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा से ही ली है। तो वो 10 एकड़ हाँ। का प्लॉट हमने लिया है, उस पे काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। और दैट इज वो रोड अक्रॉस द फैक्ट्री है ना? हाँ हाँ, वो एक्चुअली प्लांट का पार्ट था और बीच में एक रोड आ गई है, उसके बाद वाला प्लॉट हमें मिला है। बट ये महिंद्रा का डिसीजन है, वो उनकी प्लांट है। हमारी सिस्टर एंटिटी है, वो भी लिस्टेड है, हम लोग भी लिस्टेड हैं। तो जब भी हमें कोई भी प्रोजेक्ट, कांडिवली नहीं, कोई भी लैंड उनका होता है तो हमें इंटीमेट किया जाता है, बट हमें कंपेरेटिव होना पड़ता है। और जब हमें कंपेरेटिव नहीं होता है तो वो किसी और को भी बेच सकते हैं, ऐसा उन्होंने किया भी है। तो अच्छा। हाँ, ऐसा किया भी है उन्होंने। और हमने भी ना भी बोला हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो जमीन उनके पास है वो हमें पसंद आए हमारे। तो हम लोग हमेशा फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या हमारे लिए सूटेबल है, हमारे कस्टमर्स को पसंद आएगा। तो ये प्योरली आर्म्स लेंथ पे डिसीजन होता है और फाइनेंशियल प्रूडेंस डिसीजन लिया जाता है। हाँ, सिस्टर एंटिटी कह लें या पेरेंट कह लें, जी हाँ जी हाँ पर हाँ, जब वो फैसला होगा। पर ये जी हाँ। बहुत कभी भी उस साइड है भी लुक्रेटिव ट्रैक्ट ऑफ लैंड जिस पे प्लांट बैठा हुआ है। अब तो खैर एक जमाने में मेरे ख्याल से आउटस्कर्ट्स में होगा, अब तो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी कह लीजिए, जी यानी हाँ जी हाँ। कांदिवली तो वैसे ही हो गया है। खैर, मैं आता हूँ इंडिविजुअल धंधे पे, ब्रेकअप पे। मैं अलग अलग दोनों धंधों की बात करूंगा, रेजिडेंशियल की और जो अपने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं। जी हाँ। पहले तो मूड माहौल, डिमांड एनवायरनमेंट रेजिडेंशियल के लिए कैसा? अपने लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉकेट्स हैं जिस पे आप लोग एक्टिव हो। एक एमएमआर की, यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन, दूसरा पुणे, और एक बेंगलुरु। जी हाँ। डिमांड एनवायरनमेंट, अमित सर, शेपअप कैसा हो रहा है? एक समय था जब रियल एस्टेट की डिमांड बहुत तूल पकड़ी थी, जी कुछ तो कूल ऑफ हुई वहां से, जी लेकिन हाँ। एक्चुअल स्थिति इस समय है कैसी? जी, मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है। पहली है कि जो एंड यूजर डिमांड, जिसको जो हमारा टारगेट कस्टमर है वो स्ट्रांग है। अ, लेकिन जो आप प्राइसिंग जो देखते हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी। लास्ट 3 सालों में आपने देखा होगा कि प्राइसिंग 10, 15, 20% एनुअल ग्रोथ हुआ है। वो चीज़ कंट्रोल में आ रही है क्योंकि हमें अपने कस्टमर के लिए टिकट साइज मैनेज करना होता है, साइज ऑफ अपार्टमेंट मैनेज करना होता है। तो वो जो है प्राइसिंग ग्रोथ जो हमने देखी है 3 साल में, वैसी प्राइसिंग ग्रोथ नहीं आएगी। हम देखते हैं जो इन्फ्लेशन के अराउंड जो 4 से 5% के आसपास जो प्राइसिंग ग्रोथ होगी वो आएगी। लेकिन एंड यूजर डिमांड जो है वॉल्यूम साइड पे वो अच्छी रही है। मुंबई में अच्छी है, बैंगलोर में अच्छी है। अभी हमने जस्ट एक लॉन्च किया। मतलब हम लोग अगर आज चाहें तो वो 250 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर चाहें तो हम उसको 2 दिन में बेच सकते हैं, राइट। लेकिन हमें इतनी डिमांड है, लेकिन हमें मैनेज करना है कस्टमर एक्सपेक्टेशन, प्राइसिंग, रियलाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हम लोग ध्यान से करते हैं। तो काफ़ी डिमांड है, मुंबई में ऐसी डिमांड है, पुणे में भी ऐसी डिमांड है।
तो जितना हम लोग माल ला सकते हैं वो हम देखते हैं कि काफी एंड यूजर डिमांड है। दूसरी बात है, दूसरी मैं क्विकली करना चाहूंगा कि एक पूरे मार्केट में फ्लाइट टू क्वालिटी हो रही है आशीष जी। क्या हो रहा है कि बड़े जो बिल्डर्स हैं जिनका थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल ब्रांड नेम है, जो छोटे डेवलपर्स कैटेगरी सी कैटेगरी डी जहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आता है, कैश फ्लो इशू आता है, और आपने देखा पिछले दशक में कितनी तकलीफ हुई है कस्टमर्स को। मैं भी कस्टमर रहा हूँ गुड़गांव में, मेरे को भी काफ़ी तकलीफ हुई, अभी भी हो रही है। उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये फ्लाइट टू क्वालिटी हो रही है कि जो छोटे डेवलपर्स की बजाय लोग बड़े डेवलपर्स को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रांड है, वहाँ पे ट्रस्ट है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, डिलीवरी का गारंटी है, रेरा को फॉलो किया जाता है। तो ये सब चीज़ें फ्लाइट टू क्वालिटी हो रही है। और तीसरी और आखिरी चीज़ है कि बैलेंस शीट जिसकी स्ट्रांग होती है उसको हमेशा प्रोजेक्ट भी मिलते रहते हैं। वो अच्छे अच्छे लोकेशन लाइक कांडिवली, वहाँ पे प्रोजेक्ट लाते हैं, वो कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो तो डिस्प्रपोर्शनेटली आपको वो अच्छा रहेगा। वो हमने पिछले साल 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ला रहे, मतलब जीडीबी एक्वायर किया, तो वो हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छा। तो बेसिकली अगर आप रेप्यूटेड बिल्डर हो तो डिमांड को लेकर, जनरली डिमांड को लेकर कंसर्न हो सकती हैं, लेकिन रेप्यूटेड बिल्डर्स की या तरफ या ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है। ये बात सच भी है, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे या हो। टिकट साइज मैनेज करना पड़ता है। अमित सर, आई एम अज्यूमिंग ऐसा नहीं कह रहा आप 750 स्क्वायर फीट में 3 BH के, कई पीयर्स आपके कर रहे हैं वैसे। अच्छा, फोकस अपना प्रीमियम में था, मिड प्रीमियम में था, और बीच में तो अफोर्डेबल सेगमेंट में भी था। जी हाँ। अब कहा जा रहा है कि आप अफोर्डेबल से एग्जिट करना चाहते हो, प्योरली रेजिडेंशियल प्रीमियम पे ही फोकस, क्योंकि वही ऐसा है कि वही तबका क्योंकि चमक रहा है इसीलिए उसी पे फोकस करा जाए। अफोर्डेबल उसके इकोनॉमिक्स, उसकी गणित बैठती नहीं है। जी हाँ। जी हाँ, एकदम सही बोला। तो हम लोग अफोर्डेबल को सनसेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो कमिटमेंट है वो फुलफिल करेंगे। जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो भी कस्टमर कमिटमेंट है वो फुलफिल करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब भी हम आशीष जी लैंड खरीदते हैं तो लैंड ओनर ये नहीं देखता कि आप लो छोटे अपार्टमेंट अफोर्डेबल किस टिकट पे बेच रहे हैं, टिकट साइज पे बेच रहे हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, कि ये लग्जरी बेच रहे हैं। उसको तो लैंड प्राइस मैक्सिमाइज करना है अपना। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें अफोर्डेबल करना है तो हम सिटी से दूर होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी इशू हो जाता है। तो वो वर्कआउट नहीं करता, उस पर प्राइस नहीं मिलता है, उस पर वॉल्यूम नहीं मिलता है, तो अफोर्डेबल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम ए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। और कस्टमर डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग इतनी दूर रहना ही नहीं चाहते हैं। तो हमने देखा कि अगर मान लीजिए महिंद्रा एक ऑटो कंपनी है, जैसा अभी आपने एग्जाम्पल दिया, वो छोटी कार भी नहीं बनाता और लग्जरी कार भी नहीं बनाता। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम लोग अच्छी प्रीमियम गाड़ियां बनाते हैं। तो हम लोग अच्छे प्रीमियम घर बनाएंगे जो हमारे ब्रांड के हिसाब से सूटेबल होगा, कस्टमर्स हमें पसंद करेंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली उसकी डिमांड हमेशा रहेगी, और हमें फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहेगा। अच्छा, प्री सेल्स की अपन ने बातचीत से शुरुआत करी थी कि 1,000 करोड़ की तो प्री सेल्स थी, पर उसका दूसरा पहलू, क्या कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री है तो कितनी, और किस तरह की लॉन्च पाइपलाइन है। और ये जिन 3 की मार्केट्स की बात करी, महिंद्रा लाइफ स्पेस इन्हीं में रहने वाला है या इसके बियॉन्ड भी हम लोग झांक रहे हैं? लेट मी स्टार्ट, पीछे से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। ये हाँ, जो हमारे ये जो हमने जो रियल एस्टेट धंधा है, वो हमने डिसाइड किया है कि विल गो फॉर डेप्थ रादर इसका देन। मतलब जिस मार्केट में उसमें और पेनिट्रेट करते हाँ चले जाएंगे। हाँ, गहराई में जाएंगे हम लोग, चौड़ाई पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ। तो और ये जरूरी है, क्योंकि ये जो धंधा है, ये बिजनेस है, वो लोकल बिजनेस, ये नेशनल बिजनेस नहीं है। क्योंकि हमारा शेयर आज की तारीख में बॉम्बे में 1% से कम है। तो हमारे पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो भी 6-7% का ही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत 30% 40% का है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि 40% जो 50% ब्रांडेड प्लेयर्स के पास है और 50% नॉन ब्रांडेड प्लेयर के पास है, हम वो अपना 1%, 3, 4, 5% बनाएं। उसी से हमें काफ़ी बिजनेस आएगा। तो ये डेप्थ का बिजनेस है, ब्रेड्थ का नहीं है। तो इसीलिए हमने बोला कि ये 6-7 सिटीज़ में हम लोग की बजाय हम लोग 3 सिटी पे फोकस करते हैं, मुंबई, पुणे, बैंगलोर। ये हमारा शेयर है, ये हमारा स्ट्रैटेजी का डिसीजन रहा है, और बोर्ड काफ़ी इसलिए सपोर्टिव है। दूसरा है कि आपने बहुत एक्साइटिंग बात की कि फ्यूचर कैसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉन्च। तो हमने, आपको मैं एक स्टेटिस्टिक दूंगा आप हमारी कंपनी के बारे में। हमने 2020 में करीब 1,000 करोड़ का लैंड बैंक एक्वायर किया था, जीडीबी बोलते हैं। 2025 में, पिछले साल में, हमने 18,800 किया। तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, वो 18 गुना। 2024 में जो मेरा पहला ईयर था उसमें 4,400। तो हमने
इन 4-5 सालों में करीब करीब 40,000 करोड़ का लैंड बैंक क्रिएट किया है। 18,000 पिछले साल में, उसके पहले 4,000 कुछ और लैंड था जो हमने वो अप्रूवल में थोड़ा डिले चल रहा था, उसे हमने अप्रूवल्स वगैरह लिए हैं। तो हमारे पास लैंड बैंक काफ़ी कलेक्ट हो गया है। तो हमें काफ़ी प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन बड़ी अच्छी बन गई है। वो हमने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी डिक्लेयर किया कि हर साल हम लोग क्या क्या प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट कह रहा था लाना चाह कि रहे हैं। हाँ, तो FY25 की जीडीपी थी 18,100 या कुछ करोड़, है ना? हाँ, 18,000 और करोड़। वो कह रहा था प्रेजेंटेशन की जीडीपी एडिशन होगा 45,000 करोड़ का। जी हाँ। ये आने वाले समय के लिए भी कह रहे हो क्या? तो इसका मतलब है आप एग्रेसिवली यहां से भी लैंड प्रोक्योर करने की तैयारी कर रहे हो, प्लस जेडीएस करोगे। ये जेडीएस भी तो आएंगे ना इसमें? जी, इसमें जीडीए भी आगे। हमारा जो जो प्लान था ना कि हम लोग 5x एंड 5 ईयर करेंगे आशीष जी, उसके लिए हमें 45,000 चाहिए। उसमें हमने 39,000 ऑलरेडी कर लिया है। 39 का 18,000 पिछले साल में किया। तो हमारा जो 70 से 80% का जो रिक्वायरमेंट है, या 90% का रिक्वायरमेंट है हमारे एस्पिरेशन के लिए, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लेकिन क्या होता है कि हम मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। ये मोमेंटम कंटिन्यू करना है क्योंकि अब जैसे थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का नाम लोगों के जबान पे आ गया है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, हमारे पास कैपिटल जो है वो काफ़ी अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का फ्लो आ रहा है। तो हम उस फ्लो को मेंटेन करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट को चूज करेंगे सो दैट अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस दे सके। तो उस टाइप के लॉन्चेस, अब बॉम्बे में सोचिए कि हमारे पास 9 प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए तैयार हो रहे हैं, अप्रूवल, डिज़ाइन एंड मार्केटिंग के लिए। तो काफ़ी इन्वेंट्री आने वाली है हमारी तरफ से। और आपका पहला क्वेश्चन था कितनी रेडी टू मूव इन्वेंट्री है हमारे पास। करीब 2,000 करोड़ की रेडी टू मूव इन्वेंट्री है, जिसको हम लोग अभी जो लॉन्च हो चुके हैं या खड़े हैं। जो खड़े हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जो लॉन्च होके कंप्लीशन की तरफ है वो 2,000 करोड़ से कम है। लोखंडवाला बिल्डर्स थे, उनके यहाँ फ्लैट लो तो उनके स्कूल में एडमिशन, हिरनदानी में भी ऐसी होता था। आपके केस में आपका फ्लैट लो तो महिंद्रा की गाड़ी पर डिस्काउंट डिस्काउंट मिलता है क्या? आपके लिए स्पेशल डील है, आप जब बताइए मैं आपके लिए घर करवा कहाँ से लूंगा? देंगे। अच्छा, अच्छा, बोर्ड ने फंड रेजिंग की मंजूरी दी थी अमित सर, जी 1,500 करोड़ रुपए राइट्स इशुएंस के थ्रू। उसके जी बाद फर्दर डिटेल्स अवेटेड हैं। जी हाँ। कब तक ये फंड रेजिंग के क्या प्लान्स हैं, कब तक मोबिलाइज करने का मन ये पैसे का, और इसका इस्तेमाल क्या होना है? लार्जली लैंड एक्विजिशन की तरफ ही, उसी जीडीवी को पंप अप करने की तरफ होने वाला है? हाँ, तो ये प्रोग्रेस चल रहा है क्योंकि हम लोग ये सब फाइनेंशियल ईयर Q4 के रिजल्ट्स के बाद ट्यूशन सारा टाइप था ट्रैक्शन क्या? दिखाना चाह रहे थे। तो वो प्रोसेस चल रहा है। अभी कुछ दिनों में यू विल गेट वो सब अनाउंसमेंट आ जाएगी, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। ये सारा पैसा जो होगा आशीष जी, वो हम लोग दो दो चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। हमारी बैलेंस शीट ऐसी काफ़ी कंजर्वेटिव है, काफ़ी डेट कम है, 0.39। उसको हम लोग और प्रून करेंगे लॉन्ग टर्म डेट को, और जो और कैपिटल जो बचा होगा उस फंड रेज से, उसको हम लोग ग्रोथ कैपिटल की तरह यूज़ करेंगे। बट जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होना है कि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी डिसीजन हम लोग लें, वो फाइनेंशियली प्रूडेंट होना चाहिए। वो हमेशा हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। नहीं, नेट डेट टू इक्विटी तो कंफर्टेबल है। FY24 में 0.34 थी, FY25 में 0.39 के आसपास। जी तो 0.5 के नीचे की, तो बेसिकली फंड रेजिंग के थ्रू हम उस 0.5 के थ्रेशोल्ड के नीचे ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। जी हाँ, इनफैक्ट वो काफ़ी कम भी हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हमारे पास 1,500 करोड़ का जो राइट्स इशू है वो 1,000 करोड़ से नीचे हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है, तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग जब ग्रोथ कैपिटल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग डेट को देखेंगे कि कब रेज करना है, कैसे रेज करना है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो हमारे बिजनेस में हो रही है कि हमारा जो डिसिप्लिन है, ऑपरेटिंग डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है। हमारी कलेक्शंस लास्ट ईयर 30% ग्रो हुई है, ईयर टू ईयर। हमारा जो फ्री कैश फ्लो है वो 30% ग्रो हुआ है पिछले साल के। सो हमारा बिजनेस काफी अच्छा कैश जनरेट कर रहा है, जो हमारे ग्रोथ के लिए काफी सूटेबल है, लैंड बैंक एक्वायर करने के लिए काफी सूटेबल है। अच्छा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ने वो FY30 तक का रोड मैप सामने रख दिया, जी हाँ। पर उसमें FY26 की तस्वीर पेंट नहीं करी। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें किस तरह के फाइनेंशियल्स एक्सपेक्ट करूं? आप उसको स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, हम तो यही बोलते हैं कि और वो कर, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है ना आशीष जी कि हाँ, अप्रूवल वगैरह जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो लंपी है, वो एक क्वार्टर आगे पीछे होता है तो पूरे नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ। इसलिए हमने कहा कि भाई हमने ये मिड टर्म दिया है, लॉन्ग टर्म 10 साल का प्लान नहीं दे रहे हैं, बट 5 साल का प्लान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट हमारे पास है, क्या हमारी एफर्ट्स है डिजाइन के लिए, अप्रूवल के लिए, मार्केटिंग के लिए, वो हाँ, सब कुछ क्लियर कर दिया। थोड़ा ऊपर ठीक है। नीचे होगा तो आप हाँ, वो हमें। लंपी तो वाकई बहुत होता है। जी मेरे हाँ। पास समय खत्म हो गया, लेकिन इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर स्पेसिफिक सवाल लेके ही नहीं आ पाया मैं। जी हाँ। क्विकली सर,
कितनी स्पेस, कितनी इस क्वार्टर में एडिशनल लीज कर पाए, क्योंकि हमेशा वो कहा जाता है पीएलआई, आत्मनिर्भर, चाइना +1, उससे बड़ा तूल मिल रहा है, बाकी मिल रहा है क्या? ये जो जनरली जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो मल्टीनेशनल्स होते हैं, हाँ। जापानीज होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, काफ़ी अमेरिकन होते हैं एंड इंडियन लार्ज। तो वो पीएलआई के बेसिस पे नहीं आते। इनफैक्ट हमारा जो लैंड है, क्योंकि लैंड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई क्वालिटी का होता है, कभी आपको मौका मिले तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर और चेन्नई विजिट करें, यू विल सी कि ये किसी डिफरेंट जगह पे आ गए, किसी दूसरी कंट्री में आ गए हैं। तो उसके लिए जो भी मल्टीनेशनल क्लाइंट्स और ग्लोबल इंडियन क्लाइंट्स एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो रोड्स मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, स्टॉक वाटर ड्रेनेज, एसटीपी, ऑल दोज थिंग, और वॉक टू वर्क काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मिलता है, क्लब मिलता है। तो इसके लिए जो है वो लीज जो है वो हम लोगों ने जो अपने वर्ल्ड वर्ल्ड पार्क या ओरिजिन्स में, वर्ल्ड सिटीज ठीक। में किया हुआ, काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। 400 से 500 करोड़ का लीज हम लोग हर साल करेंगे, ये हमारा एस्पिरेशन है। 400 से 500 मतलब 100 एकड़ के आसपास हम लोग सेल करेंगे एवरी ईयर। और वो भी लंपी होता है, कोई 20 एकड़ ले लेता है, कोई 5 लेता है, कोई 1 लेता है, कोई एसईजेड में लेता है, कोई नॉन एसईजेड ठीक में। है। ओके। अमित सर, थैंक यू सो मच। समय हमेशा कमी पड़ जाता है। मजा आया आपसे बातचीत करके। क्विकली छोटा सा ब्रेक